बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिनाद और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे। तो जनाब, पिछले 3 दिन से हम एक वाक़े का रोज़ाना तज़किरा करते हैं और उसकी बात रोज़ाना हो रही है क्योंकि नन्हे इब्राहिम के वालिदैन के साथ साथ पूरी कौम इस कर्ब में मुब्तला है कि ऐसा वाक़या कैसे रूनमा हो गया। सबसे पहले उसी की बात कर लेते हैं। कराची में होने वाले अफसोसनाक वाक़े की बात करते हैं जहां नीपा चुरंगी में खुले मैन होल में गिरकर जो कमसिन इब्राहिम है वो जान की बाजी हार गया। 3 साल नन्हे इब्राहिम के खुले मैन होल में गिरकर जाँ बहक होने के दिलखराश मनाजिर सामने आए हैं और CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि स्टोर की सीढ़ियों से उतरते ही मासूम इब्राहिम अपनी माँ का हाथ छुड़ाकर बाप की जानिब भागता है मगर खुले मैन होल में जा गिरता है। माँ और बाप मैन होल की जानिब लपकते हैं लेकिन बच्चा पानी के तेज बहाव में कहीं आगे जा चुका होता है और इस वाक़े का जिम्मेदार अब BRT और निजी स्टोर इंतजामिया को करार दे दिया गया है और वज़ीर आला सिंध के हुक्म पर इंतजामी एक्शन हुआ है जिसमें तमाम मुतल्लिक़ अफसरान मुअत्तल कर दिए गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ मेयर कराची मुज़फ़्फ़र वहाब बच्चे इब्राहिम के घर भी गए, अहले खाना से अफसोस का इजहार किया। कहा, नन्हे इब्राहिम की वालिदा की चीखों पर मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं बच्चे के घर वालों से माफ़ी मांगता हूँ। उन्होंने कहा, मैं बतौर मेयर कामयाब नहीं हो सका। इब्राहिम का है, उसकी वालिदा की चीखें, वो मेरे पास अल्फाज नहीं है। उस हवाले से एज मेयर मैं कामयाब नहीं हुआ। किसी का भी रोल हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैंने कहा मुझे नदामत है इस पूरे हादसे पर और अगर आप मुनासिब समझें आप मुझे माफ कीजिएगा। उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि हमें अपने अमल से वो एहसास डेवलप करने की ज़रूरत है कि आइंदा किसी और इब्राहिम के साथ या किसी और के इब्राहिम के साथ इस तरह का वाक़या ना हो। गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि इन गलतियों से या कमी कोताही है इससे सबक हासिल करते हुए मुस्तकबिल में ये चीज़ ना हो, इसलिए ये तमाम इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन या सस्पेंशन के जो ऑर्डर्स हैं वो इसलिए किए गए। इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे साजिद रऊफ हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद, मुर्तज़ा वहाब साहब ने माफ़ी भी मांग ली और जो माँ की इस वक्त हालत है वो हम देख रहे हैं, अहले खाना की जो हालत है वो भी हमारे सामने ही है। मैं इस सब चीज़ों पर बाद में आती हूँ, ज़रा पहले ये दिखाइएगा, नीपा चुरंगी में आप मौजूद हैं, सूरत हाल है क्या इस जगह की ओवरऑल, क्योंकि खुदाई की वजह से पूरी सड़क का बुरा हाल है। पहले हमें पूरी रोड भी दिखाइएगा और फिर वो बदकिस्मत जगह भी दिखाइएगा जहाँ नन्हा इब्राहिम जो गिरा है और उसके बाद वो जांबर नहीं हो सका। बिल्कुल, मैं आपको सबसे पहले इस नीपा चौरंगी की सूरत हाल बताता हूँ। ये वो रोड है जहाँ पर 28 से ज़ायद जो है तालीमी इदारे हैं। हज़ारों लोग इस रोड पर रोज़ाना की बुनियाद पर सफ़र करते हैं। मैं अपने कैमरामैन को नीपा चौरंगी की सिचुएशन दिखाने का कहता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो इब्राहिम की तलाश में जो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था उस सिलसिले में यहाँ पर कई गड्ढे खोदे गए और उन गड्ढों को जूं का तूं छोड़ दिया गया। सबरिज का पानी यहाँ पर ऐसे ही मौजूद है जिसके बायस जो है ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह यहाँ पर मुतासिर हो रही है। लोग परेशान हो रहे हैं जबकि जो मोटरसाइकिल सवार हजरात थे सबसे ज्यादा वो मुतासिर हो रहे हैं। वो कोई इन पानी के अंदर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है तो कोई बड़ी मुश्किल से इस जो है पानी से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। कल हमने यहाँ पर ये देखा था कि जो एक एक्सीवेटर जरूर आया था कि जो गड्ढे थे, जो गड्ढे थे उनको पूर करे, लेकिन उसने सही करने के बजाय काम को मजीद खराब कर दिया और जो इब्राहिम के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो गड्ढे खोदे गए थे उसी के जो मिट्टी थी वो हटाकर वो दूसरे गड्ढों में डाली गई। अब वो दलदल का मंजर पेश कर रहे हैं। अगर कोई मोटरसाइकिल सवार खुदा न खासा उस दलदल में घुस गया तो एक और वाकया, एक और सानिया रूनुमा हो सकता है। हुकूमत ने, इंतजामिया ने इब्राहिम के मामले पर गलती तस्लीम कर ली, माफ़ी मांग ली, लेकिन सबक नहीं सीखा। ये नीपा चुरंगी का हाल आप देख सकते हैं कि जगह जगह गड्ढे हैं, सेवरेज का पानी मौजूद है, बामुश्किल जो है वो ट्रैफिक यहाँ से गुजर पा रहा है। जो लोग हैं, आप मेरे अकब यहाँ से मैं आपको लोगों को दिखाऊं, देखें लोग यहाँ से जा रहे हैं लाइन के ये पूरी कतार की सूरत में लोग जो यहाँ से पैदल गुजरते हैं। अगर खुदा न खास्ता एक और कोई वाकया हुआ तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? आपने अफसरान तो मुअत्तल कर दिए लेकिन अभी भी तमाम मामला जूं के तू हैं। बिल्कुल। तो साजिद, ये भी बताइएगा कि हमने देखा कि जो मेयर कराची हैं उन्होंने माफ़ी मांग ली, उसके साथ साथ
इल्ज़ाम ठहरा दिया गया जो स्टोर मालिकान है उन पर और बीआरटी पर बीआरटी का मौक़िफ़ यह है कि उनका कोई तामीराती काम या तरक्याती काम इस इलाके में हो नहीं रहा था, तो इसलिए उन्हें मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना ठीक दुरुस्त बात नहीं है। और उसके साथ साथ उनका ये कहना है कि जो ये नालों का जो निज़ाम है इसके हवाले से भी वो जिम्मेदारी कबूल नहीं करते हैं। तो इस पर क्या कह रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल अगर आप कराची की सूरत हाल का जायजा लें और ख़ास तौर पर ये यूनिवर्सिटी रोड के अतराफ ले, तो यहाँ पर कई हुकूमती प्रोजेक्ट जो है उनकी सरबराही में यहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें बीआरटी भी है, K4 का प्रोजेक्ट भी यहाँ पर चल रहा है। साथ साथ ये जो अपना इब्राहिम की जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो गड्ढे खोदे गए थे वो भी मौजूद है, लेकिन इंतज़ामिया गफलत इंतज़ामिया की ही थी। अगर इस वाक़े की बर वक्त इंक्वायरी कर ली जाती तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। जो रात इक़दाम उठाए गए, ये 3 दिन पहले इक़दाम उठाए जा सकते थे, लेकिन बदकिस्मती इस शहर की है कि तमाम इदारे एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालते रहे और अपनी जो है जिम्मेदारियों को उससे आंख चुराते रहे। अगर थोड़ी सी भी इनिशियली जो इसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाती तो पता मालूम हो जाता कि किसकी जिम्मेदारी है, कौन इसका जिम्मेदार था, किसने गफलत बरती है। अगर 3 दिन तक सिर्फ हमने ये देखा कि इल्ज़ाम तराशियाँ होती रही, KMC टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के ऊपर जिम्मेदारी डालती रही, टाउन ब्लेम गेम चलती रही पूरा टाइम। आप दुरुस्त कह रहे हैं साजिद, कोई किसी पर इल्ज़ाम डाल रहा था, कोई किसी पर इल्ज़ाम डाल रहा था, लेकिन जो बच्चे के अहले खाना है उन्होंने सबको मुर्द इल्ज़ाम ठहराया, उसमें सभी के सब जिम्मेदार हैं जिसने भी गफलत बरती है। लेकिन अब क्या इंतजार किया जा रहा है कि खुदा न खास्ता कोई और इब्राहिम आए और इन गढ़ों में गिर जाए, जिस तरह से आप बता रहे हैं? कोई इंतजामिया का मौकिफ सामने आ सका है कि अब तक इन गढ़ों को जो पुर क्यों नहीं किया गया, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इस वजह से? देखिए, बिल्कुल इंतजामिया की जानिब से कोई मौक़िफ़ अब तक सामने नहीं आ सका है। सिर्फ उन्होंने एक ख़ास ये काम किया जब इब्राहिम के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जब यहाँ पे खुदाई की गई थी, ये सीमेंट के ब्लॉक्स लगाकर जो है ये आपको दिखा सकता हूँ, ये इन्होंने कॉर्डन ऑफ कर दिया। ये पूरा इलाका है, ये मेरे सामने जो है वो डिपार्टमेंटल स्टोर है और ये मेन होल था जहाँ पे इब्राहिम जो है वो गिर कर लापता हुआ था। लेकिन उसके लिए जो खुदाई की गई तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा एरिया है, आप जहाँ पर दूर तक निगाह जा रही है कि वहाँ पर खुदाइयाँ कर ऐसे ही छोड़ दिया गया। वहाँ आप देख सकते हैं, वहाँ ट्रैफिक जाम है। एक बड़ा सरकारी अस्पताल यहाँ पर मौजूद है, वहाँ के मरीजों को आने जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। यहाँ पर जामियात मौजूद है, यहाँ पर कॉलेजेस मौजूद है, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस मौजूद है, यहाँ पर हॉकी का स्टेडियम बड़ा मौजूद है जहाँ पर बच्चे खेलने के लिए आते हैं। लेकिन सब के सब जो परेशानी का आलम में है, किस तरीके से जा रहे हैं आप देख सकते हैं। मेरा कैमरामैन आपको अगर दिखाए ये सारे फुटेजेस देखें, कई फीट पानी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। ये मट्टी यहाँ पर डाल दी गई उसी गढ़ों के ऊपर जो दलदल का मंजर पेश कर रहे हैं। यकीनन इंतजामिया को जो है वो सबक सीखना चाहिए था, लेकिन अफसोस इंतजामिया ने माफी से ही काम चलाया। साजिद, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और इस वक्त के मनाजिर भी हमारे नाज़रीन के सामने ही है कि किस तरीके से जो है ना पहले ऑपरेशन से पहले कोई बंदोबस्त होता है ना उसके बाद कोई बंदोबस्त होता है, और ऑपरेशन के दौरान भी खानापूरी की जाती है और ऐसे खुदाइयां करके कोशिश की जाती है कि जो नुकसान है उसको पूरा किया जा सके, पर ऐसे नुकसान पूरे नहीं होते, उनका अजाला कोई नहीं होता और सारी कौम उस कर्म में आ जाती है। तो अगर आप कुछ तैयारी करके रखें तो ऐसे वाकयात ना हो, और अगर उसके बाद आपने बचाना ही, किसी की जान को बचाना ही है, तो ऐसे इकदामात अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए फिर उसका सद्देबाब भी करें ताकि मजीद ऐसे जो है इकदामात या मजीद ऐसे वाकयात ना हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद, आपने हमें अपडेट किया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल थी कराची की, उसका तस्करा करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि कल ही है ना CCTV फुटेज हमने देखी है और उसके बाद फिर से ज़ख्म ताज़ा हो गए। हमें ये ज़ख्म तब तक ताज़ा रखने हैं जब तक इनका प्रॉपर कोई बंदोबस्त नहीं हो, जब तक ये मैन होल्स जो हैं वो ढके नहीं जाते और लोगों की जानों को महफूज नहीं बनाया जाता। बिल्कुल, अब जरा आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं सियासी सूरत हाल की। मंगल के रोज़ बानी PTI की मुलाकात के बाद मुल्क
मुल्क में सियासी हलचल देखने में आ रही है। बानी पीटीआई की बहन उज़मा खान की बानी से मुलाकात के बाद उन्होंने इल्जाम लगाया कि बानी पीटीआई को ज़हनी टॉर्चर किया जा रहा है, उन्हें सहूलियात नहीं दी जा रही हैं। इस मुलाकात के बाद पीटीआई के सोशल मीडिया से एक लंबी चौड़ी ट्वीट शेयर हुई जिसमें बानी पीटीआई की सियासी गुफ्तगू को वाज़े तौर पर नुमाया किया गया है और इदारों पर संगीन किस्म के इल्जामात लगाए गए हैं। इस पर सेनेटर फैसल वावडा ने एक्स पर पैगाम में लिखा कि ज़हनी मरीज आंख से अंधे और कान से बहरे सुन लें, आइन और कानून के मुताबिक फैमिली को मुलाकात की इजाजत हाल अहवाल के लिए है, वकील को केस से मुतालिक मिलने की इजाजत है। फैमिली की मुलाकातें भी सियासी पैगाम पर मुश्तमिल हो रही हैं, अब से वो भी बंद कर दी जाएंगी। वकला ने केस के अलावा कोई सियासी पैगाम दिया तो वो भी बंद कर दी जाएंगी। जीती हुई अफवाज और उसके सिपा सालार के बारे में मजीद बकवास बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये कहा फैसल वावडा ने। उन्होंने कहा कि ये जहन की गंदगी है कि बिला जवाज और बिला वजह अपने मुल्क को अदम इस्तेहकाम और अपनी फौज को बदनाम किया जाए। इश्तियाल करने वाली पार्टी इस दौराहे पर ले आई है कि वापसी अब मुश्किल है, अब केसेस और चीजों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वजीर आला ने इंच बराबर कोई मजीद हड़ाहुड़ी की तो बची कुची सियासत भी गवर्नर राज से खत्म कर दी जाएगी। फैसल वावडा ने यह कहा कि नोटिफिकेशन करने वालों को कहा था कि जल्द आ रहा है। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत की जानिब से कौमी वसाइल की सूबों में तकसीम का नया फार्मूला तय करने के लिए कायम करदा 11वीं कौमी मालियाती कमीशन का इजलास आज सुबह 11 बजे मुनाकिद होगा और इजलास की सदारत चेयरमैन कमीशन वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब करेंगे और इजलास में चारों सूबों के वज़राए खजाना समेत कौमी मालियाती कमीशन के दीगर अराकीन भी शरीक होंगे। इजलास में 3 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। एनएफसी इजलास में विफाक समेत चारों सूबों के जो मालियाती पोजीशन है उसके बारे में प्रेजेंटेशंस दी जाएंगी और इजलास में नए एफसी जो अवार्ड के लिए कौमी मालियाती कमीशन के आइंदा इजलासों का शेड्यूल भी तय किया जाएगा। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने एनएफसी इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के मफादात के भरपूर और मौसर दिफा का फैसला किया है। हमने बात करनी है और इस पर बात करने के लिए खालिद कयूम साहब सीनियर तजज़ियाकार इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। खालिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ठीक। खालिद साहब सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि ये जो एक पॉलिटिकल सिचुएशन बनती जा रही है इसमें आपको जो पीटीआई का स्टांस है वो कैसा दिखाई दे रहा है, जिसमें वो मुलाकात भी कर रहे हैं और मुलाकात के बाद बयानात भी दे रहे हैं? देखिए, इस मुलाकात से एक फ़ायदा तो ये हुआ है वाज़े तौर पर कि जिस तरह इस मुलाकात के बाद बानी पीटीआई की हमशीरा ने आकर उनकी सेहत के बारे में अच्छी और खुशगवार ख़बर जो है वो दी कि वो बिल्कुल सेहतमंद हैं और उनकी सेहत के वाले से कोई मसला नहीं है। और इससे जो है एक फ़ायदा ये भी इसके साथ हो गया कि फिर जो अफवाह साज फैक्ट्रियाँ जो जहाँ से हमें दहशतगर्दी अफ़गानिस्तान से जो है वो पाकिस्तान जो है वो पहुँचती थी, उसी तरह डिजिटल दहशतगर्दी जो है वो भी इस बार जो है वो अफ़गानिस्तान से ही पाकिस्तान आते हुए नज़र आई। तो इसी तरह जो दहशतगर्दी में जो स्पॉन्सरशिप है भारत की, वहाँ से ही इस तरह की अफवाहें जो हैं उनको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया। तो ये अफवाह साज फैक्ट्रियाँ जो हैं ये तो इस मुलाकात से अब फौरी तौर पर बंद होंगी। और अगर इस तरह का कोई अरेंजमेंट किया जाता या किसी गैर जानबदार वफद को ही भेज दिया जाता जेल में, तो इस तरह की खबर अगर पहले ही आ जाती तो शायद ये अफवाहें पहले ही दम तोड़ जाती। ठीक है। और दूसरा देखिए कि एक ये भी था कि सारा जो इस वक्त माहौल बन चुका था, क्योंकि 4 नवंबर के बाद कोई जो है वो मुलाकात नहीं हो रही थी, तो इस वजह से सारा जो माहौल था, सारी जो फ़ज़ा थी, वो शायद लगता था कि इसी मुलाकात के गिर्द जो है वो घूम रही है। तो मैं समझता हूँ इसमें स्पीकर कौमी असम्बली ने भी एक अच्छा किरदार अदा किया और ये जो माहौल इस तरह का बन रहा था तनाव वाला एक मुलाकात के मामले पर, मुलाकात तो कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अब सवाल यही पैदा होता है जो फैसल वाडा ने बात की है कि अब देखिए कि ये जो मुलाकात हुई थी ये मशरूत तौर पर हुई थी और इसमें देखिए कि वो जो शराइत थी मुलाकात की उन पर किस हद तक अमल किया गया है। और जिस तरह गुफ्तगू फिर जो है, जिस तरह हमारे मशहूर वज़ीर आज़म पाकिस्तान राना सनाउल्लाह साहब ने फरमाया था कि मुलाकात शर्त में ये इस मुलाकात के लिए जो शराइत उनमें ये भी है कि बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी।
तो अच्छा, वो इस चीज को जस्टिफाई करते हैं ना पीटीआई वाले, वो कह रहे हैं कि अडियाला जेल के बाहर कोई सियासी गुफ्तगू उनकी जानिब से नहीं की गई, तो उसके बाद की तो फिर बाद की बातें हैं। फैसल वावड़ा क्या आपने जिक्र किया, वो कह रहे हैं कि जो आज की मुलाकात है उनके मुताबिक वो भी शायद नहीं होगी, क्योंकि पहली मुलाकात में उन शराइत का ध्यान नहीं रखा गया, तो अब आगे मुलाकात बंद हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि अब आगे ऐसा होने वाला? और फैसल वावड़ा का जो बयान था एक्स पर खास तौर पर, उस पर आप क्या कॉमेंट करेंगे? मुझे लगता है कि थोड़ी इस अगली जो मुलाकात है उसके लिए भी शायद नए सिरे से कोई शराइत जो है वो तय करना पड़े। अच्छा। और उसमें देखिए कि मुलाकात में जो बाहर आई हैं चीज़ें, वो सारा पॉलिटिकल एजेंडा जो है वो पीटीआई का वही जो है वो अडियाला जेल से बाहर आया है। और जिस तरह आपने ट्वीट का भी जिक्र किया, तो उसमें भी सारा पॉलिटिकल एजेंडा है। और हुकूमत चाहती है कि ये जो पॉलिटिकल एजेंडा है ये इन मुलाकातों से जो है वो दूर रहना चाहिए। वो तो दूर नहीं हुआ, तो इसलिए लगता है कि अगली जो मुलाकात है उसमें भी मुश्किल। अच्छा, आज की मुलाकात वैसे मंगल और जुमेरात को मुलाकात हुआ करती है, आपको लगता है आज कोई मुलाकात होगी? मैं यही कह रहा हूँ कि इन मुलाकातों में मुश्किलात जो हैं अब वो सामने आ सकती हैं। अच्छा, आपने कहा कि मशरूत ये मुलाकात करवाई गई थी और इस पर अमल दरामद इस तरह से नहीं किया गया। पीटीआई का अमल दरामद ना करना, आपको लगता है कि ये फिर से वही प्रेशर क्रिएट कर सकता है जिससे दूसरी मुलाकात में कोई आसानी पैदा हो सकती है? क्योंकि हम देख रहे थे कि पहले तक करीबन एक माह जो है उनको काविश करनी पड़ी और मुलाकात की, और उन्होंने प्रेशर बिल्ड किया कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, लेकिन उसके बाद जो है तब भी एक महीना लग गया। अब आपको लगता है कि दूसरी मुलाकात में जो है ये प्रेशर काम कर सकेगा? देखिए, आपने ये भी सुना होगा कि आजकल मीडिया के अंदर जो एनडीयू में पीटीआई की क़यादत गई है, पीटीआई के अरकान पार्लियामेंट गए हैं, उन पर भी पीटीआई के अंदर से एक तनकीद का सिलसिला जो है वो जारी है। मीर जाफर मीर सादिक की बात करना, और आपने वहाँ पर देखा कि वहाँ बात क्या हुई। वहाँ पर जो पीटीआई के एक रुकन कौमी असम्बली हैं बक्कर से, जो हैं वो उनकी तरफ से वहाँ पर जो कि सदर पाकिस्तान वहाँ पर मौजूद थे, और उनसे सवाल किया गया कि जनाब आप तो मुफाहमत के बादशाह हैं, तो फिर आप इस मुफाहमत के लिए कोई किरदार अदा क्यों नहीं कर रहे? तो उस पर सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने एक ही जुमला कहा, एक ही बात कही कि मुफाहमत के सारे रास्ते जो हैं वो पार्लियामेंट से निकलते हैं। और ये जो रिलीफ मिला है मुलाकात के लिए जो मामला हुआ है, ये भी जो पीटीआई की पार्लियामानी लीडरशिप है, उनकी जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली के साथ जो उनके मुज़ाकरात हुए, जो वहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर जो प्रेशर बिल्डअप हुआ, ये उसके नतीजे में हुई है। और मैं समझता हूँ कि आइंदा भी पीटीआई को चाहिए कि वो पार्लियामेंट के अंदर अपना रोल बढ़ाए, वहाँ से रास्ता बनेगा, वहाँ से रास्ता जो है वो निकल सकता है। और ये कोई नई बात नहीं, माजी में भी जो अपोजिशन जमाते हैं वो पार्लियामेंट से ही अपना जो है वो रास्ता निकालती रही हैं। पार्लियामेंट में उनको किरदार जो है वो अदा करना होगा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे तो बदतरीन महाजर आई थी, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर फिर जो है दोनों क़यादतों के दरमियान एक खामोश मुफाहमत हुई, जिसके नतीजे में उस वक्त दोनों जमातों ने मिलकर आइन में तरामीम भी की, कवानीन भी कहीं मंजूर किए, और फिर जो उनके मुश्तरका मुखालिफ थे या मुश्तरका तौर पर जिनको वो सियासी तौर पर दुश्मन तस्वर करते थे, जिसमें सबसे बड़ी मिसाल ये है कि उस वक्त के जो सदर पाकिस्तान थे सरदार फरूक लगारी, बेनज़ीर भुट्टो ने उनसे सियासी इंतकाम लिया क्योंकि उन्होंने उनकी हुकूमत ख़त्म की थी, और फिर दोनों ने मिलकर जो है सरदार फरूक लगारी को सदारत से हटाया। सही, बिल्कुल रास्ता आप कह रहे हैं कि पार्लियामान से होता हुआ ही जाता है मुफाहमत का। अच्छा खालिद साहब, आज जिस तरह से कौमी वसाइल की सूबों में तकसीम का जो नया फार्मूला है उसके तहत इजलास हो रहा है 11वां, और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी जो हैं वो शिरकत के लिए कह रहे हैं कि मौसर किस्म का वो दिफा करेंगे अपने सूबे के हुकूक। नए फार्मूले के तहत ही सब कुछ अब डिसाइड होगा, इधर भी क्या देखते हैं? देखिए कि ये NFC का इजलास जो है ये 2010 के बाद जो है वो 15 साल बाद हो रहा है। ठीक है। और जिसकी सबसे बुनियादी वजह यह है कि जो आजकल शोर भी उठा हुआ है 28वीं तरमीम का, और NFC अवार्ड में तरमीम के हवाले से, तब्दीली के हवाले से,
उसमें सबसे बड़ी एक रुकावट जो रही है, जिस वजह से 15 साल में इजलास भी NFC का नहीं बुलाया गया, क्योंकि उसमें एक शेक डाल दी गई है। और वो शेक जो है वो गालबन आइन के आर्टिकल 160 की आगे झैली शेक डाली गई है कि अब जो इस वक्त NFC का अवार्ड तय किया जा रहा है, जिसमें सूबों का शेयर जो है वो बढ़ा दिया गया है, वफाक का शेयर जो है वो कम कर दिया गया था, तो इसमें आने वाले वक्त में भी इसमें अवार्ड के तहत सूबों के शेयर में इजाफा तो हो सकता है, उनमें कमी नहीं हो सकती। तो ये जो आइन के अंदर शेक डाली गई 18वीं तरमीम में, ये रुकावट बनी हुई थी अब तक जो है, जिस वजह से अबूरी जो NFC अवार्ड है उसके तहत ही सालाना जो है वो सूबों को वसाइल दिए जाते थे, और अब भी बड़ा मुश्किल लग रहा है। जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी का आपको मौकफ जो है वो एक सख्त मौकफ आपको नजर आ रहा है, और हुकूमत की तरफ से भी जो है ये बार बार कहा जा रहा है कि इस पर जो है 28वीं तरमीम पर जो है अब वो काम हो रहा है। 27वीं से पहले ये मामला 27वीं में ज़ेर बहस थे, लेकिन वहाँ से फिर जो है इत्तेफाक ना होने की बायस जो है इन मामलों को मुअख्खर कर दिया। अब मुझे लगता है, देखिए कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने मुल्क के अंदर हमेशा मुफाहमत को फ़रोग दिया, और वो पार्टी के अंदर भी मुफाहमत पर यकीन रखते हैं, पार्टी के बाहर सियासत में भी मुफाहमत पर यकीन रखते हैं, और इसी तरह की सोच जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की भी है। उन्होंने भी अमलन मुफाहमत जो है वो साबित की है अपने दोनों अदवार में। तो मुझे नहीं लगता कि दोनों के होते हुए सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के होते हुए कोई ये मसला हल ना हो। ये मसला भी मुझे लगता है कि इसी तरह कोई जो है अगर आईनी तरमीम पर इत्तेफाक नहीं होता तो इस तरह आउट ऑफ जो है कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम कहते हैं, जैसे पहले जो NFC अवार्ड जो है इसी इजलास में ही आगे चलकर, अभी तो पहला इजलास, अभी देखें सूबों के मुतालबात आएंगे, तो लेकिन आने वाले वक्त में या तो 18 ये तरमीम जो है NFC अवार्ड के हवाले से होगी, अगर वो मुमकिन ना हुई तो फिर ये NFC अवार्ड के लिए जो इजलास हो रहे हैं इनमें ही को मामला जो है होता है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से 2 फार्मूले आ चुके हैं। एक ये है कि जो अफवाज पाकिस्तान के जो अखराजात हैं वाटर सिक्योरिटी के हवाले से, और उसके साथ आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के लिए जो हुकूमत को अखराजात जो बढ़ चुके हैं उनके लिए 2.5% जो है 2.5% जो है कटौती के बाद NFC अवार्ड जो है वो किया जाए। और दूसरा ये है, दूसरा फार्मूला ये है कि BISP और HEC के जो अखराजात हैं, क्योंकि BISP का 700 अरब रुपए से ज़ायद का बजट है, इसको मिनहा करने के बाद उसके बाद NFC अवार्ड जो है वो सूबों को फिर पहले से तयशुदा जो फार्मूला है उसी के मुताबिक तकसीम कर दिया। दरमियानी रास्ता इसमें कोई ना कोई मुझे लगता है कि कोई ना कोई दरमियानी रास्ता जो है वो निकल, क्योंकि पीपल्स पार्टी देखिए जो सबसे बड़ी इस वक्त स्टेक होल्डर है इस निजाम के अंदर, सिस्टम के अंदर, मेरा नहीं ख्याल कि सियासत में अगर किसी जमात ने माजी के वाकयात से तलख अब ऐसा आगे नहीं होगा सीखा है, तो मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है दोनों ने सीखा है। ये मुझे लड़ते हुए नजर नहीं आ रहे। NFC अवार्ड में क्या कौन सा दरमियानी रास्ता निकलता है खालिद साहब, वो भी देखते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये भी देखते हैं कि मोहम्मद के लिए जरूरी ये होता है कि जो फरीकैन है वो उस पर अमल दरामद भी करें, तो देखते हैं कि अमल दरामद भी होता है कि नहीं। ब्रेक के बाद आ जाओ। वेलकम बैक। बात करते हैं सऊदी अरब के शहर अल खुबर में होने वाली वर्ल्ड फिटनेस चैलेंज एंड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप की, जिसमें पाकिस्तानी एथलीट्स ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए पाकिस्तान के लिए 3 ब्रॉन्ज मेडल्स जीत लिए हैं। वर्ल्ड फिटनेस चैंपियनशिप के मेंस मुकाबलों में 57 ममालिक जबकि वुमेन मुकाबलों में 18 ममालिक के एथलीट्स ने हिस्सा लिया और पाकिस्तान आर्मी से ताल्लुक रखने वाले तीनों खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ कैटेगरीज में नुमाया परफॉर्मेंस दिखाई और परफॉर्मेंस दिखाते हुए मेडल्स भी अपने नाम किए। पाकिस्तान आर्मी की ओलंपियन सदफ सिद्दीकी हैं विमेन्स मास्टर्स कैटेगरी में भरपूर महारत दिखाई, शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए कांसी का तमगा जीता और हवलदार मकबूल अहमद ने इनफरादी मास्टर्स कैटेगरी में जबकि इनामुल्लाह ने सीनियर्स कैटेगरी में कांसी का मेडल अपने नाम किया है। मजीद इस हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सदफ सिद्दीकी साहिबा जो कि आर्मी ओलंपिक कोचिंग कोर्स करने आर्मी की पहली खातून एथलीट हैं।
जी हाँ, और उन्होंने हालिया चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है। अस्सलाम वालेकुम सदफ, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। हमें बताएं कैसा एक्सपीरियंस रहा? थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ये न्यू एक्सपीरियंस था बिकॉज ऑफ ये कि मैं मास्टर कैटेगरी में खेली हूँ और पूरी दुनिया से बहुत अच्छी खातून, फिट खातून आई हुई थी। सब लेडीज जो थी, जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे जो मेरी कैटेगरी की थी, वो बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग में थी और मैं भी अपनी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग के साथ गई थी और बहुत अच्छा कंपटीशन रहा। और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाकर आप अपना अच्छा परफॉर्म करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बिकॉज ये कि हमारे यहाँ पे ये वाली प्रमोशन नहीं मिलती ज्यादा इस तरह की इवेंट्स को। तो वहां पे जाकर बहुत अच्छा लगा बिकॉज ये कि राउंड टू राउंड आप फाइनल तक पहुंचते हो। तो अच्छा परफॉर्म किया, मैं जितना कर सकती थी उतना अच्छा परफॉर्म किया। और जो चीजें जो कमियां रह गई हैं, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट ईयर जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है, इंशाल्लाह मैं उसमें अच्छा परफॉर्म करूंगी और गोल्ड मेडल लेकर इंशाल्लाह। सदफ, ये भी बताइएगा कि क्या आप प्लान करके गई थी कि आप कोई ना कोई मेडल जीत कर लाएंगी? जी बिल्कुल, प्लान तो मैंने गोल्ड मेडल का किया था बिकॉज इस गेम में पॉइंट्स होते हैं ना, तो मैंने सोचा था कि मेरे बड़े अच्छे एक्सट्रीम पे जाके जाऊंगी। लेकिन मैंने आपको बताया ना, बिकॉज ऑफ ये कि पहले आप ए राउंड खेलते हैं, फिर बी राउंड, फिर सी राउंड, इस तरह करके आप फाइनल्स तक पहुंचते हैं। तो आपकी कैपेसिटी मेरी जितनी थी उस हिसाब से सोचा था उस गोल्ड की फाइट करूंगी मे बी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी वहां जाके थोड़ा सा नर्वस हो गई थी बिकॉज की बहुत सारी टीम्स थी। लेकिन ये कि फिर भी अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी, मैंने बहुत दिल से जोर लगाया, बड़ा अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश की और अल्लाह ताला ने मुझे मेडल से नवाजा। जबरदस्त। अच्छा सदफ, बताएं फिर चैलेंजेस कौन कौन से फेस करने पड़े? आप बता रही हैं कि आपकी प्रिपरेशन भी पूरी थी लेकिन आगे जाकर माहौल थोड़ा सा डिफरेंट था। वो आपके जो स्टेमिना है या जो भी आपकी ट्रेनिंग है वो भी ज़बरदस्त थी। तो फिर कौन कौन से पॉइंट्स आपको ऐसे लगे कि यहाँ पर बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है, यहाँ काम हो सकता है, और चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़े? एक्चुअली जो हम पाकिस्तान में ट्रेनिंग करते हैं वो बहुत अच्छी है सब कुछ, लेकिन उन लोगों का थोड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम और एक इवेंट के बाद नेक्स्ट इवेंट के लिए ना ज्यादा रिकवरी नहीं वो दे रहे थे। बस एक इवेंट के बाद फौरन आपका बी राउंड फिर सी राउंड इस तरह से था। तो इसलिए अगर मतलब मेंटली प्रिपेयर्ड होता है ना, हमारा होता है कि यहाँ पे भी आज जो है वो आपका प्रैक्टिस डे है और नेक्स्ट फाइनल है ना, लेकिन वो सेम डे पे कंपटीशन थे। और मैंने डबल्स में भी, सिंगल्स में भी, मिक्स डबल में भी तीन इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया था। अब उम्मीद कर रही हूँ कि नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह सिर्फ एक इवेंट रखूंगी और बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगी। सदफ, बिल्कुल हम भी उम्मीद करते हैं कि आपका नेक्स्ट इवेंट भी बेहतरीन हो। लेकिन इस वक्त बताइएगा कि आपको कितनी खवातीन नजर आती हैं पाकिस्तान की जानिब से जो आपके साथ भी मौजूद थी, जो प्रैक्टिस भी करती रही, ट्रेनिंग भी करती रही और खेलने के लिए बिल्कुल तैयार है? जी, मैं पाकिस्तान आर्मी के साथ एज अ टीम हेड कोच भी काम कर रही हूँ। मैं बेसिकली एथलेटिक्स के प्लेयर हैं और हमारे मुल्क में थोड़ा सा लैक ऑफ ये है कि लोग समझते हैं कि जब आप मास्टर कैटेगरी में 35 में जाते हैं तो आप लोग प्ले नहीं कर सकते। लेकिन ऑल ओवर दी वर्ल्ड तो सब लोग जो है वो आप मास्टर कैटेगरी में जाके और फिट हो जाते हैं। और हमारे पाकिस्तान में अभी थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि जो न्यू कमर्स होते हैं वो तो ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम कोचिंग फील्ड में आते हैं तो बहुत सारी खातूनें हैं जो सोचती हैं कि अब हम कम्पीट नहीं कर सकते, हम इस लेवल तक नहीं आ सकते हैं। बस ये थोड़ा सा लैक ऑफ है बिकॉज ये कि कंपटीशन अगर पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा हो तो उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छा इंटरनेशनल भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा सदफ, आप आलमी ओलंपिक कोचिंग कोर्स करने वाली भी पहली खातून एथलीट हैं माशाल्लाह। आप ये बताएं कि आपका अपना सफ़र कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, और जो इस मामले में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है फैमिली की सपोर्ट होती है, आपके साथ थी? और जिन लड़कियों को आप ट्रेन करती हैं उनके साथ भी ये सपोर्ट है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स की तरफ से और आई एम मैरिड, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सपोर्ट है, इसीलिए मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ। बिल्कुल। और सदफ, ये भी बताइएगा कि अभी चूंकि आप ट्रेनिंग भी बहुत अच्छे से करवा सकती हैं, आप खुद भी खेल रही हैं इस वक्त और बता भी सकती हैं कि नेशनल सतह पर हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको किन चैलेंजेस का सामना होता है, तो आपको क्या लगता है कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं, जहां अगर हम थोड़ी भरपूर ट्रेनिंग करना शुरू कर दें तो हम मजीद मेडल्स भी ला सकते हैं? मुझे लगता है कि हमारे खिलाड़ी बहुत बेहतरीन हैं और थोड़ा सा हमारी अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे और तो फिर बहुत अच्छा हो सकता है। अभी तक मैंने आपको बताया कि मैं पाकिस्तान टीम की
पाकिस्तान आर्मी टीम के साथ हेड कोच काम कर रही हूँ और बहुत अच्छी सपोर्ट है। पाकिस्तान ओलंपिक्स भी हमें बड़ा सपोर्ट करता है, लेकिन अगर फेडरेशन भी हमारे साथ अगर सपोर्ट करे, एथलेटिक की भी, और सारी फेडरेशंस मिल के काम करें, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में बस कंपटीशन पे कंपटीशन हो, हर ईयर में कोई 2-3 मतलब हमारा 1 साल बाद एक कंपटीशन मुश्किल से होता है। अभी मैं यहाँ पे कराची में मौजूद हूँ, नेशनल गेम्स हमारी इंशाल्लाह स्टार्ट है 6 दिसंबर से स्टार्ट है। अभी बहुत सारे यहाँ पे 60,000 प्लेयर्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं कराची में, और बड़ा अच्छा टैलेंट सामने आएगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि नेशनल गेम्स तो खैर होती हैं बहुत अरसे बाद, लेकिन ये कि अगर नेशनल लेवल्स पे कंपटीशन तो कंपटीशन होते रहे तो बच्चे परफॉर्म करते रहते हैं ना, नेक्स्ट कंपटीशन में उससे अच्छा फिर वो टारगेट और ऊपर जाते रहते हैं। ये भी जरूरी है। अच्छा सदफ बताएं, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? कौन सी अगली ऐसी चैंपियनशिप है जिसके लिए प्रिपेयर कर रही हैं और जिसके लिए आपने सोच लिया है कि अब गोल्ड लेकर आना है? मैं इंशाल्लाह, अभी मैंने आपको बताया मैं खेल गई हूँ वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो ये वर्ल्ड का बहुत अच्छा फेम होता है, बहुत अच्छा टाइम था लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि हमारा फ्लैग जो है वो गोल्ड मेडल में आए ना, हमारा नेशनल एंथम पढ़ा जाए और सब लोग मतलब जितने भी कंट्रीज होते हैं वो ऑनर करते हैं। तो बस यहाँ तक मेरी इंशाल्लाह उम्मीद है, और ये कि एक अच्छा नाम पाकिस्तान के लिए जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं कि जैसे ही आप मास्टर कैटेगरी में जाते हैं या आप कोचिंग या एज अ टीम मैनेजर काम करते हैं तो आप प्ले नहीं कर सकते। ये इस चीज को मैं बिल्कुल वो करना चाहती हूँ कि हिस्ट्री में करवाना चाहती हूँ, बिकॉज ये कि आई एम द मदर ऑफ 3 किड्स आल्सो एंड माय फैमिली सपोर्ट आल्सो। सो मैं चाहती हूँ कि हर औरत यहाँ पर आ सकती है, लेकिन कोशिश करनी है, हार नहीं माननी और बस करते जाना। सदफ, मेहनत कितनी करनी है? आई एम आल्सो मदर ऑफ 3 किड्स, तो मेरे लिए तो जिम जाना ही एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। टिप क्या है ऐसी खवातीन के लिए जो चाहती है कि इस तरफ आए? जी, मैं ये कहूंगी कि देखें, पहले तो आप अपना गोल सेट करेंगे और उसके बाद फिर आपने टाइम मैनेज, जो मैं समझती हूँ कि जितना लेडीज अच्छा मैनेज कर सकती हैं उतना कोई भी नहीं। बस थोड़ी सी मोटिवेशन की कमी है। बस अगर हम मोटिवेशन में रहें और हम एक दूसरे को लाइक बहुत सारे लोग होते हैं वो कहेंगे हाँ आप अभी तक खेल रहे हो, क्या जरूरत है, और लेकिन ये कि और एक साइड पे अगर आप इंटरनेशनली जो जाते हो तो वो आप लोगों को इतना सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में भी पाकिस्तान आर्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, तो मैं उन्हीं की सारी सपोर्ट है मेरे पास कि वो मुझे हर प्लेटफॉर्म देते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि सिर्फ मोटिवेशन से भी बात नहीं बनती, खिलाड़ियों को खुद से भी कुछ एफर्ट करनी पड़ती है, तो आप उसमें क्या कहें? जी, मैं आपको ये कहती हूँ कि आप खिलाड़ियों ने अपना एक शेड्यूल सेट करना है और आपने ट्रेनिंग करते रहना है, हमेशा ट्रेनिंग में रहें। आप अपने आप को अपनी सेल्फ मेड बनाना है, आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, खुद ही आप लोगों ने अपने आप को ऊपर लेकर आना है। जब आप अल्लाह ताला आपको इज्जत दे देते हैं तो फिर तो आपको पता है फिर और ज्यादा लोग आपको देख के आप आइडियल बनते हैं और लोगों के। तो ये एक स्टार की जैसे लोगों को जितने भी फेम मिलते हैं स्टार बन जाते हैं, फिर आगे से बाकी जो लोग हैं उन्हें देख के फिर वो भी कोशिश करते हैं, फिर अल्लाह ताला सामने और प्लेयर्स लेके आते हैं। तो इसीलिए बस आप अपनी मेहनत जारी रखें, फिर अल्लाह ताला उसमें और बरकत डालते रहते हैं, लेकिन मेहनत नहीं छोड़नी बस। बेशक मेहनत का सिला जरूर मिलता है। बहुत शुक्रिया सदफ सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थी, उनसे हम गुफ्तगू कर रहे जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाएगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। आपको पता है कि दिसंबर का सुपर मून जो दुनिया भर में विंटर फुल मून और कोल्ड मून के नाम से जाना जाता है, आज रात आसमान पर पूरी आबोताब के साथ जलवागर होगा। और माहिरीन फल्कियात के मुताबिक नवंबर का सुपर मून भी साल का सबसे बड़ा और रोशन चांद था। ताहम दिसंबर का जो सुपर मून है इस साल का आखिरी सुपर मून होगा जो गैर मामूली चमक और जिसामत के साथ दिखाई देगा। माहिरीन ये कहते हैं कि 4 दिसंबर शाम 4:58 पर सुपर मून 99.2% रोशन होगा, जबकि 5 दिसंबर की सुबह 4:15 पर यह रोशनी 99.8% तक पहुंच जाएगी। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक पाकिस्तान में ये नज़ारा कहीं भी बगैर किसी दूरबीन या खसूसी आलात की खुली आंख से देखा जा सकेगा और साहिली इलाकों, खुले मैदानों, शहरों से बाहर चांद की जो दूधिया रोशनी है उसका हुस्न का नज़ारा किया जा सकेगा, बहुत ही नुमाया होगा। जबकि शहरी इलाकों में भी उसकी चमक वाज़ेह होगी। इससे पहले अक्टूबर और नवंबर में भी आपने देखा कि 2 सुपर मून आसमान को रोशन करते रहे हैं और कल रात भी है ना, आपने अगर देखा हो तो बहुत ही खूबसूरत था। आप आसमान का नज़ारा अब भी करके देखें तो आपको दिखाई देगा कि आज आप नज़ारा करेंगे तो आपको कुछ डिफरेंट नजर आएगा, आपको खूबसूरत नज़ारा नजर आएगा, रोशन भी होगा और जिसामत में भी। हाँ एग्जैक्टली। और इसके लिए आप
आपको जिस तरह से अभी हमने बताया कि स्पार्को ने भी बताया कि आपको किसी किस्म की कोई दूरबीन किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये इतना खूबसूरत और इतना बड़ा होगा, इतना ह्यूज होगा कि आप आम आंख से इसको देख सकते हैं। तो इसको जिस तरह से हमने नवंबर और अक्टूबर के सुपर मून्स देखे थे वो भी बहुत खूबसूरत नज़ारा था। अपने बच्चों को खास तौर पर ज़रूर दिखाइए, विटनेस कराइए, क्योंकि इसके बाद फिर बहुत लंबे अरसे तक हम सुपर मून को नहीं देख सकते। कुछ एक टाइम होता है जिसके बाद ये दोबारा जो है वो आसमान पर दिखाई देता है। आंखों के लिए नुकसानदेह भी नहीं है, आप आराम से नजारा कर सकते हैं इसका। तो अभी जाएंगे ब्रेक पर। वेलकम बैक। टॉप ऑफ द आवर सेगमेंट शामिल करते हैं सफर है शर्त। आज बात हो रही है सिब्बी हरनाई चमन रेलवे की दिलचस्प तारीख जो है और खूबसूरत लैंडस्केप है उस पर बात हो रही है। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं सफ़र है शर्त और मेरे साथ अजीज़ अहमद जमाली साहब बैठे हैं। जमाली साहब जो हैं ये एक कमाल ऐसी रूह हैं और मुस्तनसर हुसैन ताड़ साहब जो हैं ऐसी रूहों को आवारा गर्द रूहें कहते हैं। ये चाहे किसी भी मकाम पे पहुंच जाएं कि इनके अंदर वो जो चीज़ है यानी आवारा गर्दी वाली वो ख़त्म हो ही नहीं सकती, क्योंकि इनके अंदर इनेट होती है। और बलूचिस्तान में शायद ही कोई जगह हो जहाँ पे इन्होंने कदम न रखा हो। कोई पूरा 40% ऑफ पाकिस्तान जो है वो जिस तरह जमाली साहब ने छाना है, और फिर रेस्ट ऑफ पाकिस्तान और फिर GB जिस तरह एक्सपर्ट हैं। बलूचिस्तान की जो किताब है वो बहुत ही ज़बरदस्त, कितनी खूबसूरत उसकी फ़ोटोग्राफी है और पहली दफ़ा इतनी ज़बरदस्त किस्म की मालूमात उन जगहों के बारे में हमें मिली जो कि लैंडमार्क्स नहीं कहलाती, बल्कि लैंडमार्क से हट के, लैंडमार्क्स तो इंसान खुद बनाता है, लेकिन लैंडमार्क से हट के जितनी भी जगह हैं जिनको लैंडमार्क ही होना चाहिए वो जमाली साहब ने बताएं। जमाली साहब, आपकी किताब बलूचिस्तान, उसी पे अगर हम सिलसिला जारी रखें और आप जो हमारे सयाह हजरात हैं जो कि बलूचिस्तान से स्पिरिचुअली मोहब्बत करते हैं, बहुत अंदर से मोहब्बत करते हैं, उनको क्या आप कोई अगर अगली कोई डेस्टिनेशन बताइए। मेरा ख्याल है इस किताब का पर्पस भी टूरिज्म पोटेंशियल को हाईलाइट करना था जी, और जो यूनिक एस्पेक्ट्स हैं बलूचिस्तान के टेरेन के और कल्चर के और नेचर के, उनमें हम कहते हैं कि बैरन ब्यूटी, ट्रू पिक्चर ऑफ विल्डरनेस, उसको इंट्रोड्यूस करना मकसद था। और उसी तरतीब में हमने उसके चैप्टर रखे। उसका हर चैप्टर एक अलग वीराना आपको रोशनास करवाता है उससे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में लास्ट टाइम हमने कोयटा वैली की बात की थी, कुछ पहाड़ी चोटियों का जिक्र किया था। आज हम हरनाई और छपर रिफ्ट की तरफ चले जाते हैं। बिस्मिल्लाह। तो हरनाई कोयटा से तकरीबन जो है 2 घंटे के 2.5 घंटे के फासले पर वाक़या एक छोटा सा ज़िला है जो कभी तहसील होता था सिब्बी डिस्ट्रिक्ट का, और ये ज़ियारत से मुतसिल है। और काइंड ऑफ आप इसको कहें ये सिब्बी और ज़ियारत के दरमियान वाक़या एक वो है छोटी सी वादी है, जिससे सिब्बी और कोलू की तरफ बहने वाले दरियाओं का सोर्स भी वहीं पर पाया जाता है। और कुछ वहाँ पे जोग्राफिकल फीचर्स भी हैं, जिसमें छपर रिफ्ट सबसे मशहूर व मारूफ है। और छपर रिफ्ट अंग्रेज़ के नाम पर है, छपर उनका नाम ही था, CHAPPER। और रिफ्ट पहाड़ में एक नंग सी घाटी है, कटाव सा है, ठीक है। वहाँ से एक रेलवे लाइन गुजारी गई बैक इन 1880s। तो अच्छा, उस की वजह से भी एक इंजीनियरिंग का फीएट ये बना 1887 में, जब ये टनल और उसकी सीरीज़ कंप्लीट हुई पिलर्स की वहाँ पे। और हरनाई वैली को ज़ियारत के मांगी स्टेशन से जोड़ा गया और मांगी को फिर बरास्ता कच्छ बोस्तान से जोड़ा गया। और ये चमन और कंधार तक पहुँचने की एक पूरा प्रोजेक्ट था उस वक़्त ब्रिटिश का। लेकिन छपर रिफ्ट की खूबी उसमें ये है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ वेरी अट्रैक्टिव ज्योग्राफिकल फीचर, कि ये कोई 4 से 5 किलोमीटर लंबी है और हार्डली कोई 400-500 फुट या आधा किलोमीटर चौड़ी है, ठीक है। और इसके अंदर से, और हरनाई चूँकि नशेब में और मांगी दूसरी तरफ थोड़ी सी ऊंचाई पर वाक़या है, तो हरनाई से रेलवे को इस रिफ्ट पे चढ़ाया गया एक ग्रेजुअल एसेंट देकर, इंजीनियरिंग आप समझ लें उसका प्रोजेक्ट बनाकर, और करीब 2.5 किलोमीटर की टनल बनाई गई खोद कर, ब्लास्टिंग कर कर, और फिर इस रिफ्ट पर एक ब्रिज बनाकर एक सीरीज़ ऑफ पिलर्स से इसको क्रॉस करवाया गया, और फिर 5 टनल्स बना के मज़ीद इसको मांगी में उतारा गया। और कमाल बात यह थी कि यह सारा प्रोजेक्ट 75 डेज़ में कंप्लीट। अच्छा जी, 1880s में 75 दिन में छपर ने इसको कंप्लीट किया।
तो अपने ज़माने का ये इतना बड़ा फिएट था कि ड्यूचेस ऑफ कैनॉट जो कि वहाँ की एक शहज़ादी थी, उन्होंने इसके इफ्तिताह के लिए ब्रिटिश से ऑल द वे ट्रैवल किया और एक ट्रॉली में बैठ के इसको इनाग्रेट किया गया उस वक़्त। तो इस लाइट में आपके जहन में कोई और ख्याल है? इसकी जितनी दिलचस्प तारीख है, ये अलहदा से एक पूरी किताब का मौजू बन सकता है, तो वो कहीं कोई लिखी हुई है? जी हाँ, इस पे पहला काम किया सलमान रशीद साहब ने, कुछ लोकल से भी किया, शायद वो हाईलाइट इतना नहीं हुआ। तो सलमान रशीद साहब का एक आर्टिकल है, इफ़ आई करेक्टली रिकॉल, कि स्टिचिंग द रॉक। ओके, उन्होंने इसको ना सुई धागे परोने का नाम दिया है कि रॉक को स्टिच करके रेलवे लाइन वहाँ से बनाई और गुजारी गई, तो इस नाम से उन्होंने इसको वो किया। हमें फिर इत्तेफाक हुआ कि मैंने इसको ट्रैक किया पूरा 2-3 दफ़ा, एक दफ़ा से ज़्यादा बार, कभी दोस्तों के साथ, कभी फैमिली पिकनिक के लिए वहाँ पर गए, क्योंकि ये पानी का सोर्स भी है। इस वक्त वहाँ मांगी डैम की साइट है और मांगी से एक नाला आके जरदालू में हरनाई की साइड पे निकलता है, तो जहाँ ये नाला निकलता है तो थोड़ा सा वहाँ पे एक पिकनिक स्पॉट टाइप की जगह भी बन जाती है। तो लोकल्स काफ़ी शौक से वहाँ जाके खरबूजे तरबूज काट के खाते हैं, कढ़ाइयाँ बनाते हैं, सब्जियाँ बनाते हैं, जो हमारा कल्चर है वहाँ का पिकनिक का बलूचिस्तान में। खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब या मतलब उधर से जो टूरिस्ट जा रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा गाइड करेंगे कि उसने किस तरह वहाँ? हाँ, इसको हमने अपनी किताब में भी मेंशन किया हुआ है। अब चूँकि आपने मौका दिया यहाँ पर लाइव, तो कोयटा से आप अपनी गाड़ी में जाएं, आप हरनाई की किसी बस में बैठ जाएं, तो आप वैसे हिच हाइकिंग करते हुए चले जाएं, क्योंकि ये वो रास्ता है जो कोयटा से बोस्तान और ज़ियारत को जाता है, और ज़ियारत क्रॉस से आप ज़ियारत की तरफ कंटिन्यू करते हैं बजाय जोब या लोरलाई जाने के। और फिर कच्छ का पुराना स्टेशन जो है, जिसकी अब स्टेशन की बाकियात है, रेलवे लाइन की नहीं है, वहीं अब ज़ियारत का रोड चलता है, और कच्छ से गुजर के फिर आप राइट को हरनाई रोड ले लेते हैं बजाय ज़ियारत जाने के। और फिर वहाँ सिर्फ ये जो पास है, इस पर अब रोड बन चुकी है हरनाई की, उसको गुज़र के आप जरदालू उतरते हैं, और उस जगह आपको मुख्तलिफ नाम सुनने को आएंगे, खूनी मोड़, आसमानी मोड़, इस किस्म के, जो कि खैबर पख्तूनख्वा में बलूचिस्तान में आम से ये लोकल नाम है। और जो ही आप हरनाई की वादी में उतरेंगे तो पहला पॉइंट ही छपर रिफ्ट आएगा, उसको सिर्फ आपने इसकी विजुअल उसके ऑप्टिक्स से पहचानना होगा, और सड़क छोड़ के थोड़ा सा आप पैदल चलेंगे या ऑफ रोड गाड़ी है तो उस पानी के सर तक आप पहुँच जाएंगे। तो टोटल आपको 2-2.5 घंटे से ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। और ये जब आप गिलगित बल्तिस्तान की लैंडस्केप, यानी जब आप हॉलीवुड की मूवीज़ देखते हैं, आप जैसा आदमी, और उसमें एक लैंडस्केप देखते हैं, कई बहुत सारी ऐसी मूवीज़ होती हैं जिसमें बड़ी एक अमेजिंग, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, रगेड किस्म की लैंडस्केप होती है, या फिर एनिमेटेड मूवीज़ होती है जिसमें वो लैंडस्केप बनाई जाती है। तो आपको नहीं लगता कि बलूचिस्तान पूरा एक फिल्म का सेट है? और यहाँ पे तो कितनी ज़्यादा मतलब मूवीज़ के हवाले से पूरी लैंडस्केप जो है बनी बनाई, सब कुछ बना बनाया है। आपका ताल्लुक चूँकि मीडिया से है तो आप इसको उसी तरफ ले गए। मैं बैरन ब्यूटी जो कह रहा हूँ या वंडर्स ऑफ विल्डरनेस कह रहा हूँ, तो फिल्मों को तो ये लैंडस्केप चाहिए होता है, आपको वहाँ बना बनाया, और शायद यहाँ पे किसी ने रिकॉर्डिंग शुरू की है। अच्छा। कुछ हमारी फेसबुक की तस्वीरें देखकर या वैसे खुद विजिट किया होगा। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत आम सी जगह है अदरवाइज़, लेकिन हम यहाँ पे 6 दफ़ा सिर्फ मैं खुद गया हूँ, और हर शक्ल में, हर सूरत, कभी गाड़ी में गया, कभी पैदल गया, कभी उसको पूरा सर किया, कभी इसकी पूरी घाटी जो है उसको वॉक किया, कभी इसकी टनल में पूरी वॉक की मैंने। तो इस तरह करके तो मैं अभी तक थका नहीं हूँ, शायद मैं 1 दर्जन दफ़ा फिर जाना चाहूँ, ऑल्दो आई हैव बीन देयर हाफ अ डजन टाइम्स। और जवाली साहब, आप खैर थकन का लफ्ज़ आपके लिए है ही नहीं, और स्पेशली ये जो जितना भी आपने गिलगित बल्तिस्तान को और फिर जो जिस तरह एक्सप्लोर किया है पूरे बलूचिस्तान को, ये सिर्फ ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान ही कर सकता है, और जिसको ज़मीन का बेटा कहते हैं, ये लैंडस्केप से जुड़ा हुआ इंसान जो उससे मोहब्बत करता है वही कर सकता है, और ये आपके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। बलूचिस्तान के हवाले से हम आपसे मज़ीद भी रहनुमाई लेंगे। आपकी ये किताब नहीं है, बल्कि आप यूँ समझें कि किस्सा, वो जिसको 1000 दास्तान कहते हैं ना, 1000 शब्द का, तो अलिफ लैल्फी एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, और उसकी वजह यह है कि इस किताब से ज़्यादा बलूचिस्तान की लैंडस्केप में वाले फ़िलहालवी खसूसियात है, जिसकी वजह से ये किताब भी मोतबर ठहरती है। बहुत शुक्रिया जवाली साहब। नाज़रीन, देखते रहिए सफ़र शर्त। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। नाज़रीन, 2 दहाइयों तक बैनुल-अक़वामी टेनिस मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के बाद पाकिस्तान के कामयाब तरीन टेनिस स्टार एहसामुल हक ने इंटरनेशनल टेनिस से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। बड़े तवील अरसे तक पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले एहसामुल हक ने आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन किया और मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में शानदार कारकर्दगी दिखाकर पाकिस्तान को कई एज़ाज़ात दिलवाए। एहसामुल हक ने 18 ATP टाइटल्स जीते और 2010 में US ओपन मेंस
मेंस डबल्स और मिक्स डबल्स के फाइनल में पहुंचे, जबकि एहसान उल हक एटीपी वर्ल्ड टूर में 42 और एटीपी चैलेंजर्स में 30 बार फाइनल खेल चुके हैं। उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट यूएस ओपन का फाइनल खेलना था, जबकि लेजेंड रॉजर फेडरर को हराना भी एक बड़ी अचीवमेंट थी। एहसान पाकिस्तान में टेनिस के फरोग के लिए भी कई सालों से मुतहरिक हैं और मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान में टेनिस के फरोग पर भरपूर किरदार अदा करने के लिए पुरज़्म है। हमारे टेनिस लेजेंड स्टार प्लेयर एहसान उल हक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, उनसे बात करते हैं। एहसान, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। लुकिंग फ्रेश एवर, जैसे जब भी मुलाकात करते हैं आपको देखकर ही हम फ्रेश हो जाते हैं। नहीं, फ्रेश तो नहीं है, अभी तो ऐसे लग रहा है 12 बजे में। वेरी वेरी बिजी फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन ऑल्सो। एंड बिफोर वी स्टार्ट, ऑब्वियसली इट वाज माय फेवरेट इवेंट जो अभी पिछले हफ्ते मैंने खेला है। आई वुड जस्ट लाइक टू थैंक ऑल द प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, स्पेशली एक्सप्रेस टीवी भी, न्यूज़ भी। यू गाइज हैव बीन सपोर्टिंग मी थ्रू आउट माई करियर ऑन एंड ऑफ द कोर्ट। जो भी मेरी अचीवमेंट्स रही हैं, यू हैव बीन एबल टू हाईलाइट इट। मेरा जो ख्वाब था, एक गोल जो था टू बी रिकग्नाइज एज अ टेनिस प्लेयर इन पाकिस्तान, वो आप लोगों की जो है ना सपोर्ट के बगैर बहुत मुश्किल होता। तो वेरी थैंकफुल टू यू। आपकी जो कोशिशें, आपकी जो अचीवमेंट्स, उनको हाईलाइट करता है। हमारा ऑनर था कि हमें ये मौका मिला कि हम उसे जो है प्रोजेक्ट कर सकें। नहीं, वेरी काइंड ऑफ यू। एंड जो मेरा तो हमेशा यही कोशिश थी, आई नेवर थॉट कि वर्ल्ड नंबर 1 बनूं या कोई ग्रैंड स्लैम जीतूं। गोल हमेशा और विजन वही था कि यार किसी तरह जो है ना अपने आप को रिकग्नाइज कराऊँ पाकिस्तान के अंदर, एक आइडेंटिटी बने। जब टेनिस का नाम है तो मेरा नाम उससे एसोसिएटेड हो, और वो मीडिया की सपोर्ट के बगैर, मीडिया की जो है ना लव के बगैर ही कहूँगा कि आप लोगों ने जितना भी प्यार दिया है मुझे, वो आई एम सुपर थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। अच्छा साहब, अभी आपने चूंकि रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, तो क्या फीलिंग्स है? क्या लग रहा है कि मैंने जल्दी खैराबाद कह दिया है, या फिर क्या एहसासात है? नहीं, वो होता है कि ऑल गुड थिंग्स हैव टू एंड एट सम पॉइंट। और आई हैव बीन 30 इयर्स का करियर है मेरा। फर्स्ट टाइम आई ट्रैवल्ड वाज व्हेन आई वाज 16 इन 1996। ऑलमोस्ट 2026 आ गया है, एंड बीन डूइंग माई लेवल बेस्ट टू गेट लॉरेंस फॉर माई कंट्री। लेकिन आई फील लाइक इट्स द राइट टाइम इफ आई वांट टू कम इनटू द प्रेसिडेंसी या दूसरी साइड पे अगर आना है टेनिस के, तो राइट नाउ जो मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं इंटरनेशनल वर्ल्ड में, इंटरनेशनल टेनिस में, वेदर इट्स विद ITA, वेदर इट्स ATP, उनको सबसे ज़्यादा मैक्सिमाइज मैं भी कर सकता हूँ। अगर मैंने 3-4 साल और वेट किया तो आई डोंट नो वो लोग चेंज हो जाएं, एंड देन प्रॉब्ली द न्यू पीपल आर गोना कम एंड दे प्रॉब्ली वुड नॉट नो मी। और अभी भी जो ATP टूर्नामेंट हुआ है, जिसके साथ मैं पिछले 2-3 साल से कोशिश कर रहा हूँ पाकिस्तान में लाने की, वो मोस्टली हुआ ही उसी वजह से जो सारी मेरी रिलेशनशिप्स थी विद पीपल जो ATP के हायरार्की के ऊपर बैठे हुए थे। एंड अल्लाह का करम है कि बहुत के लोग रिस्पेक्ट भी करते हैं, ऑनर भी करते हैं। दे इन्वाइटेड मी टू इटली ऑल्सो फ्यू वीक्स बैक, वहाँ पे मुझे ऑनर किया गया मेरे करियर के लिए नीटो ओपन फाइनल्स में। हैड एन अनबिलीवेबल सेरेमनी, एंड तो अल्लाह का बहुत करम है। एंड आई थिंक इट वाज द राइट टाइम कि आगे जो है ना, जो कहते हैं कि शाम के बाद कोई प्लेयर्स आएंगे, उसमें मैंने फील किया कि मुझे ही आना होगा इस फील्ड के अंदर को प्रोड्यूस। द काइंड ऑफ एक्सपोजर दैट यू हैव, वो मेरा ख्याल है कि हमारे पास इस वक्त मौजूदा इस असर में तो हमारे पास किसी के पास नहीं है। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि आप नए आने वालों को आप ही जो है बता सकें कि कौन कौन से मौके उनके पास मौजूद हैं। अभी आप प्रेसिडेंट भी हैं फेडरेशन के, तो क्या सोच रहे हैं कि इस वक्त कैसे मौके पैदा किए जा सकते हैं? क्योंकि अगर इंटरनेशनल इवेंट्स हमारे यहाँ नहीं होंगे तो उस तरह के मौके भी नहीं होंगे। हाँ बिल्कुल, मैं आपको सेकंड ही करता हूँ, और दैट्स वन ऑफ द रीजंस जहाँ पे मैं काफ़ी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स पाकिस्तान में लाना चाह रहा हूँ। इस साल पहली दफ़ा हमारे मुल्क में 5 ITF जूनियर टूर्नामेंट्स हुए हैं, वो भी रिकॉर्ड है, कभी 5 हो ही नहीं साल में। अगले साल ITF ने खुद ही हमें 7 दे दिए हैं कि आप 7 कराएं जूनियर। तो जूनियर टूर्नामेंट्स, जूनियर प्लेयर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि इंटरनेशनल रैंकिंग्स बनाने के लिए दे डोंट हैव टू गो अब्रॉड, पैसा खर्च नहीं करना आपको। नॉर्मली एक टूर के लिए एक लड़के के लिए 10 से 15 लाख लग जाता है आपको जस्ट टू गो। अब वो $60-70 की प्राइस, वो एंट्री फी देके यू कैन प्ले 7 टूर्नामेंट्स। उसके अलावा ATP टूर्नामेंट लाने के लिए आई बीन द ओनली प्लेयर फ्रॉम पाकिस्तान पास्ट 27 ईयर्स से जो ATP सर्किट पे खेल रहा है। अब इस टूर्नामेंट जो भी मैं लास्ट वीक कराया है, वी हैड लाइक 11 प्लेयर्स फ्रॉम पाकिस्तान कंपीटिंग इन ATP इवेंट। 3 की रैंकिंग्स भी बन गई हैं। अब वो जो था जी कि शाम के बाद कौन ATP रैंकिंग्स में आएगा क्या, वो माशाल्लाह हमारे 3 लड़के जो आ गए हैं। अब अल्लाह करे ये मेहनत करते रहे। ये आपकी मेहनत का बेसिकली तो नतीजा है कि फर्स्ट एवर ATP जो चैलेंजर है वो होस्ट किया है पाकिस्तान ने, जिस तरीके से किया। इसके लिए आपको कितने ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े? बहुत ज़्यादा हैड टू अगेन, जो पूरे मुल्क के लिए एज अ प्लेयर मैं फाइट करता रहा हूँ फॉर अ गुड इमेज, फॉर पॉजिटिव इमेज। सबसे पहले तो वो ATP को उसमें राज़ी करना था। अभी 2 वीक्स बैक की वी हैड अ
लाइक इंसिडेंट हुआ इस्लामाबाद के अंदर, टूर्नामेंट भी हमारा इस्लामाबाद में होना था, उससे पहले वो इंडिया पाकिस्तान की वॉर का हो गया, फिर पैलेस्टीन इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सारी की सारी चीज़ों को लेके चल रही होती हैं, वेदर पाकिस्तान इज सेफ, वेदर फॉरेनर्स का आना सेफ है, क्रिश्चियंस हैं, ज्यूज हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं, हाउ आर वी गोना हैंडल देम। तो वो उनको कन्विंस करना टू कम हेयर एंड वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना कि नहीं एवरीथिंग विल बी फाइन, इट्स अ ह्यूज टास्क। एंड पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी एटीपी इवेंट नहीं हुआ, एटीपी के लोग कभी यहाँ पे आए नहीं, तो वो द ह्यूज थिंग। मैं फील मेरी जो फेवरेट स्पीच भी थी उसमें आई वाज क्राइंग अ लिटिल बिट, लेकिन मुझे वो समझ नहीं आ रही थी मैं रिटायरमेंट के लिए मेरे आंसू आ रहे हैं, ये टूर्नामेंट होल्ड करने के लिए आ रहे हैं, जितनी एफर्ट की है। मेरा ख्याल है इट्स वन ऑफ योर मोस्ट वॉच्ड मूवमेंट जो हम सब नहीं देखे हैं, एंड वी हैव लिव्ड दैट मूवमेंट विद यू। तो टूर्नामेंट्स तो जीता हूं मैं काफी अल्लाह के फजल करम से, लेकिन गेटिंग एन एटीपी इवेंट पाकिस्तान में ना, आई फील लाइक इफ आई वुड से हाईलाइट किया है मेरे करियर का, मेरी लाइफ का अभी तक, तो प्रॉब्ली वुड बी दिस वन। एंड अल्लाह करे आगे और टूर्नामेंट्स आए, इसके वजह से वी कैन ओपन लॉट ऑफ डोर्स फॉर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स पाकिस्तान में लाने के लिए। एंड जब तक वो आप नहीं करेंगे तो किसी स्पोर्ट को आप प्रमोट नहीं कर सकते। तो बिगेस्ट हिकअप क्या आपको लगा कि आपको जिस पे बहुत जोर लगाना पड़ा, क्योंकि एक सिस्टम होता है जो कि सपोर्ट कर रहा होता है, अब क्योंकि आप मौजूद हैं और आपकी वजह से अब इंटरनेशनल दरवाजे खुल रहे हैं हमारे लिए, तो आपको क्या लगता है कि बिगेस्ट हिकअप क्या है जिस पे अगर जल्दी काबू पा लिया जाए तो आपके लिए मजीद दरवाजे भी बाकी लोग? अब देखिए एक हो गया खैर से, एंड एवरीवन वाज वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट। एटीपी के सुपरवाइजर आए हुए, रेफरीज आए हुए, सारा उनकी टीम आई हुई थी टू इंस्पेक्ट एंड एवरीथिंग करने के लिए। उनका पहला एटीपी इवेंट पाकिस्तान में भी हो रहा था। वो अभी बता भी रही थी अपनी एंड में स्पीच के अंदर कि वी आर द 97th कंट्री टू होस्ट एन एटीपी इवेंट, एंड 700 एंड पता नहीं 27 सिटी इस्लामाबाद जो उसमें आती है, जो चैलेंजर टूर्नामेंट जिसने कराया है। एंड मेन जो रीज़न उनका होता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए और दूसरा सिक्योरिटी फॉर द प्लेयर्स। एंड उसके अलावा वी हैड वेरी लिटिल टाइम। नॉर्मली एटीपी टूर्नामेंट्स आपको 4-5 महीने अनाउंस कर दिए जाते हैं, हमें सिर्फ 5 वीक्स बैक किया गया था ये, एंड वाज एक तरह से एक्सेप्शन की गई थी पाकिस्तान के लिए। उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज की। मुझे फ़ोन आ गया एक दफ़ा एटीपी से, जी ये डेट है, आप नवंबर एंड में करा सकते हैं कि नहीं करा सकते। एंड आई रिक्वेस्टेड देम एनी पॉसिबिलिटी अगर इसको 2 महीने आगे कर दें या 3 महीने आगे अगले साल ले जाएं, तो उन्होंने कहा वी कांट गारंटी यू कि अगर 2026 में मिलेगा तो अभी दिस इज द डेट इफ यू वांट टू होल्ड इट। तो मैंने कहा जी करवाएं। एंड आई फील वेरी लकी, एंड थोड़ा सा इतने कम टाइम में वी वर एबल टू गैदर द स्पॉन्सर्स जिनकी वजह से टूर्नामेंट हुआ है। और आपके शो में इंशाल्लाह अगर आगे मुझे 1-2 मिनट मिलते हैं तो आई वुड रियली लाइक टू थैंक ईच एंड एवरी स्पॉन्सर आल्सो, क्योंकि उनके बगैर जो है ना दिस टूर्नामेंट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। एक तो पहले कभी टूर्नामेंट नहीं हुआ, स्पॉन्सर्स कभी एसोसिएट ही नहीं हुए टेनिस के साथ, तो उनको एसोसिएट करना, उनको विजन दिखाना, गोल और सारा चीज़ें करना जो है ना was also not easy। हाँ, तो अभी भी जो अभी फ़ोन कॉल आई थी वही थी, हाँ जी पेमेंट अप्रूव हो गई है और ये सारी चीज़ें, तो उसी चीज़ में लगे हुए हैं। वैसे साम आप एक जानिब जहाँ पर नुमाइंदगी करने के लिए आपको शुक्रिया, वहाँ क़यादत करने के लिए भी आपको शुक्रिया, क्योंकि नॉर्मली हमें ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो अपना करियर तो बहुत अच्छा और बड़ा शानदार गुजारते हैं, लेकिन वो इस जानिब नहीं आते कि हम बाकी लोगों को जो हमारे नक्शे कदम पर चलना चाह रहे हैं उनको आगे लेकर चल सकें। तो अब मुस्तकबिल में आप क्या प्लान्स कर रहे हैं? प्लान्स तो अल्लाह का काफ़ी हैं, लेकिन वो सारे के सारे प्लान्स वो बीइंग अ प्रेसिडेंट सारे मुझ पर डिपेंड नहीं करते। एज एन एथलीट डिड सारे मेरा हार्ड वर्क है, परसिवियरेंस है, पेरेंट्स की सपोर्ट थी, ये वो सारा। अब यू लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स आर अराउंड मी, वो भी उनको भी ऑन बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट एंटिटी है पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन, गवर्नमेंट इदारों के साथ चलना, स्पॉन्सर्स वगैरह, कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ। मेरा एक गोल है या विजन है, उसको लेके मतलब कि जो फंडिंग चाहिए वो सारी की सारी मैं नहीं कर सकता, तो यू हैव टू गेट लॉट ऑफ पीपल ऑन बोर्ड विद दैट। एंड मैं एक तो सबको ही पता है कि प्रॉब्ली आपको भी कि बहुत पेट्रियट बंदा हूँ, मेरी पेट्रियाटिक पाकिस्तान का जो है ना मेरा वो अब्बू ने जो है ना बहुत मेरे अंदर वो इंग्रेव किया हुआ है। तो उसमें आई फील लाइक कि 260-70 मिलियन की पॉपुलेशन है, तो आई फील लाइक अल्लाह ने मुझे चूज़ किया फॉर टेनिस। तो अगर ये टेनिस सिर्फ खेलने तक की मैंने मदरूद रखी है, मैं अपने प्रोफेशन तक, तो इट्स नॉट फेयर जो गिफ्ट मिला है मुझे। तो वो से मुझे होता है कि इफ आई वांट टू रियली फुलफिल जो अल्लाह ने मुझ पे नेमत नाजिल किया है, तो आई हैव टू कम इनटू प्रेसिडेंसी एंड आई नीड टू प्रोड्यूस मोर प्लेयर्स। और आई डोंट वांट जो स्क्वॉश के साथ हुआ है, जहांगीर जहांशेर के बाद, भाई के बाद, जो हॉकी के साथ जो हो रहा है, तो एटलीस्ट आई वांट टू पुट
सारे एफर्ट्स जो मेरे हैं और गोल भी यही है टू बी अ बेटर प्रेसिडेंट देन एवर वाज एज अ टेनिस प्लेयर, हमें पूरी उम्मीद है और कोशिश सारी यही है। तो आगे देखें, अल्लाह हम एक्साइटेड भी हैं कि इसी तरह से बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट्स आप करवा रहे हैं यहाँ पे और टेनिस बहुत आगे जा रहा है। अच्छा एहसाम, अभी पाकिस्तान में कुछ नए ट्रेंड्स भी हैं जैसे कि पैडल और पिकल बॉल, उनके आने से लगता है कि टेनिस को कहीं ना कहीं कुछ फर्क पड़ा है या वो जो प्लेयर्स हैं वो इस तरफ आ रहे हैं कुछ इस तरह से? फर्स्ट ऑफ ऑल जी, एज एन एथलीट आई एम हैप्पी कि एक स्पोर्टिंग एक्टिविटी पाकिस्तान के अंदर जो है ना रूज पे हैं, एंड फॉर मी बहुत अच्छा लगता है मुझे, मैं कि जो कजन्स मेरे या फ्रेंड्स या मेरे फैमिली मेम्बर्स भी जो कभी उठे नहीं काउचेस के ऊपर से, वो भी नाउ इनटू पैडल, दे वांट टू एक्सरसाइज, एंड आई थिंक इट्स अ नाइस साइन फॉर अ हेल्दी पाकिस्तान। एज एन एथलीट तो मैं यही चाहूंगा, और जितने हेल्दी हो जाएंगे, जितने एक्टिव हो जाएंगे, दे विल स्टार्ट प्लेइंग अदर गेम्स एज वेल। मुझे तो लगता है कि पैडल और पिकल बॉल जो है वो किसी तरह से राह हमवार करेगा नए खिलाड़ियों के लिए, वो टेनिस को आजमाना शुरू कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पैडल उसके मुकाबले में तो काफी आसान खेल है। हाँ इट इज, टेनिस वालों की तो आपको उससे ऑफ द एयर भी मैं कह रहा था कि उनकी तो बिल्कुल गुडी चढ़ी हुई है। हाँ। वो जब टेनिस का टूर्नामेंट नहीं हो रहा तो पिकल जीत रहे, वो पैडल जीत रहे होते हैं, पैडल नहीं हो रहा तो टेनिस जीत रहे होते हैं, तो इट्स अ गुड थिंग जी एंड हेल्दी थिंग है। मैं तो एक्चुअली अगले साल इंशाल्लाह पैडल कोर्स को यूज करते हुए आई वांट टू स्टार्ट ए मिनी टेनिस प्रोग्राम, जो अंडर 6, 8, 10 बच्चों के लिए जो है ना, क्योंकि पैडल शाम को होती है, सबको पता है जी, सब ऑफिस आवर्स खत्म हो जाए 5-6 के बाद, तो उससे पहले मोस्टली पैडल कोर्स आर फ्री। तो एज अ प्रेसिडेंट, एज अ प्लेयर भी मुझे हमेशा ये रहा है हमारे पास टेनिस कोर्स ज्यादा नहीं है, अब वो पैडल कोर्स की शक्ल में आपको मिनी कोर्स मिल चुके हुए हैं, तो व्हाई नॉट स्टार्ट, 1 तीर से 2 शिकार करें। सुबह के टाइम पे आप अंडर 6, 8, 10 के बच्चों को मिनी टेनिस खिलाएं, 5-6 के बाद आप पैडल खेलें, उससे आपका पूल जो है ना वो काफी बढ़ जाएगा, एंड एज एन एथलीट और मौके भी आप पैदा करते चले जाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि हमारे लिए जो राहें हैं वो बिल्कुल हमवार होती जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया एहसाम हमें ज्वाइन करने के लिए, और एहसाम की मौजूदगी एक मशले राह है, एक बीकन ऑफ लाइट है उन लोगों के लिए जो इनके नक्शे कदम पर चलकर टेनिस के मैदान में अपना लोहा मनवाना चाहते हैं, और दुनिया भर टेनिस के शदाई मौजूद हैं, और न सिर्फ पाकिस्तान में, आपको पता है एहसाम के फैंस तो पूरी दुनिया में मौजूद हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एहसाम। इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहेंगे, आपसे मुलाकात होगी कल, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।